Welcome to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है फंगल डिजीज़, जिसमें हम पढ़ेंगे वाइट रस्ट डिजीज़ ऑफ क्रूसीफर्स या क्रूसीफर्स में या क्रूसीफेरी कुल में श्वेत कीट रोग। क्रूसीफेरी फैमिली में जो प्लांट्स आते हैं वो हैं रेफेनस सेटाइवस यानी मूली, सरसों यानी ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, गोभी यानी ब्रेसिका ओलिरेशिया एट्सेट्रा। तो इस वाइटस रोग से या श्वेत कीट रोग से सभी क्रूसीफर प्लांट जो हैं वो संक्रमित होते हैं, और यह जो रोग है देश में लगभग सभी भागों में पाया जाता है, और एल्बुगो कैंडिडा इस रोग को उत्पन्न करता है, और ये पेरेनोस्पोरा पैरासिटिका के साथ भी ये पाया जाता है। इस रोग के कारण यील्ड में 17 से 37% तक लॉस होता है। इंडिया में इस रोग का सबसे पहले अध्ययन साइंटिस्ट बटलर ने किया था। सिम्टम्स: वाइटस रोग जो है वो पौधे के जड़ों को छोड़कर लगभग सभी वायवीय भागों में पाया जाता है, जैसे लीव्स, स्टेम्स, इन्फ्लोरेसेंस आदि। प्रारंभ में पत्तियों पर सफ़ेद या क्रीम रंग के गोल स्पॉट या पसल्स बनते हैं। फिर धीरे धीरे ये आकार में वृद्धि करते हैं और अनियमित धब्बे या पेचेस के रूप में दिखाई देते हैं। स्टार्टिंग में पत्ती की निचली सतह पर ये पसल्स बनते हैं, लेकिन जब रोग तेज़ी से फैलता है तो ये पत्तियों की ऊपरी सतह पर भी ये पसल्स दिखाई देते हैं, और धीरे धीरे ये वाइट पसल्स तने व सिलिक्वा जो कि फ्रूट है ब्रेसिकेसी का, उनमें भी पाए जाते हैं। तो इस तरह का जो इन्फेक्शन है ये कहलाता है लोकल इन्फेक्शन। सेकंड है सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सिस्टेमिक इन्फेक्शन जो होता है वो पौधे के सारे भागों में फैल जाता है, और ये नए तनों में, इन्फ्लोरेसेंस में उत्पन्न होता है। इस रोग के कारण पौधों में हाइपरट्रॉफी व हाइपरप्लेशिया उत्पन्न होता है। हाइपरट्रॉफी होता है सेल साइज में वृद्धि होना, जिससे जो प्लांट पार्ट हैं वो विकृत हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं। हाइपरप्लेशिया होता है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती हैं। तो ये भी लक्षण वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर में दिखाई देता है। इसके अलावा तने व जो फ्लोरल पार्ट हैं उनमें स्वेलिंग व डिस्टॉर्शन दिखाई देता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये मूली का, सरसों का पत्ता दिखाई दे रहा है, और इसमें आपको जो सफ़ेद धब्बे दिखाई दे रहे हैं वो हैं वाइट पसल्स या स्फोट। और ये जो वाइट पाउडर है एक्चुअली ये एल्बुगो कैंडिडा जो फंजाई है जो ये रोग उत्पन्न करता है, उसके ये कोनिडिया हैं वाइट कलर की, जो हमें पाउडर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो वाइट पाउडर है वो पौधे के इन्फ्लोरेसेंस में दिखाई दे रहा है, और इन्फ्लोरेसेंस में आप देख रहे हो नॉर्मली जो है रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है सरसों में, मूली में, इनमें रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, और इसमें जो है इलोंगेटेड ना होकर ये काफ़ी शॉर्ट व डिफॉर्म्ड हो गया है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर को उत्पन्न करने वाला जो पैरासाइट है या परजीवी है वो फंजाई है, और उसका नाम है एल्बुगो कैंडिडा। इसे सिस्टोपस कैंडिडस भी कहते हैं। एल्बुगो कैंडिडा जो है फसल के जो अवशेष पार्ट हैं उनमें ऊ स्पोर्स के रूप में ये सर्वाइव करता है। ऊ स्पोर जो क्या होता है, ये थिक वॉल्ड जायगोट जो होता है उसे कहते हैं ऊ स्पोर।
तो इस प्रकार से ये सीड्स में भी रहता है, जो कि प्राइमरी इनोक्यूलम का काम करता है, यानी जैसे जैसे सीड जर्मिनेशन होगा उसके साथ साथ एल्बुओ का माइसीलियम भी वृद्धि करेगा। इसके अलावा ये पेरिनियल जो खरपतवार हैं, वीड्स हैं, उनमें भी ये जीवित रहता है। एल्बुगो कैनिडा का जो सेकेंडरी स्प्रेड या द्वितीयक संक्रमण होता है वो एल्बुगो के माइसीलियम में बनने वाले स्पोरेंजिया व जू स्पोर्स इनके द्वारा होता है। इस पैथोजन के ग्रोथ के लिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 75% तक होनी चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए 5 से 12 डिग्री सेल्सियस, जिसमें ये पैथोजन तेज़ी से वृद्धि करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इन कंडीशंस में, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 75% और टेम्परेचर जब 5 to 12 डिग्री सेल्सियस हो, तो जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज़ है वो तेज़ी से फैलती है, क्योंकि इसी कंडीशन में जो कवक है यानी एल्बुगो वो तेज़ी से वृद्धि करता है और जनन करता है। अगर हम वाइट पसल्स युक्त पत्ती का टीएस काटें तो उसमें हमको चेन में स्पोर्स दिखाई देंगे। स्पोर्स जो हैं वो स्पोरेंजियोफोर पे बनते हैं और इसमें जो स्पोर्स का जो क्रम होता है वो तलाभिसारी क्रम या बेसिपीटल सीक्वेंस होता है। बेसिपीटल सीक्वेंस के अंदर जो यंग स्पोर है या कॉनिडिया है वो बेस में होता है और जो मैच्योर कॉनिडिया है वो सबसे ऊपर दिखाई देता है। इसमें जो आपको होस्ट की एपिडर्मिस दिखाई दे रही है और जो एल्बुगो जो भी आपको येलो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है वो माइसीलियम का पार्ट है और ऊपर स्पोरेंजियोफोर एंड स्पोरेंजियम आपको मल्टीन्यूक्लियड स्पोरेंजियम दिखाई दे रहे हैं। एल्बुगो जो है एक अविकल्पी परजीवी है यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट है और इसका जो माइसीलियम जैसे कि आप देख रहे हैं ये अंतराकोशिक है, इसमें सेप्टा नहीं पाए जाते और ये ब्रांच्ड होता है और इन फंगल हाइफी से ही नोबलाइक हॉस्टोरिया या चूषकांग निकलते हैं जो परपोषी की कोशिकाओं से भोजन का अवशोषण करते हैं। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है चेन ऑफ कॉनिडिया या स्पोरेंजियम, इनका निर्माण होता है स्पोरेंजियोफोर के द्वारा और दोनों जो स्पोरेंजियम हैं उनके बीच में एक डिस्क नुमा स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो कि जिलेटिनस होता है और जब ये स्पोरेंजियम काफ़ी अधिक संख्या में बन जाते हैं होस्ट की लीफ में तो इसके दबाव के कारण जो लीफ की एपिडर्मिस है वो फट जाती है, जिससे स्पोरेंजियम जो है पत्ती की सतह पर आते हैं और वाइट पाउडर के रूप में दिखाई देते हैं। तो इससे पहले जो आपने यहाँ पिक्चर देखा ये वाइट पाउडर है, ये स्पोरेंजियम का ही ग्रुप है जो कि एपिडर्मिस के फटने के कारण पत्ती की सरफेस पे आ गया है। एल्बुगो कैंडिडा में दो प्रकार से जनन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोरेंजिया के द्वारा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेक्स ऑर्गन्स के द्वारा। इसके अंतराकोशिक अवकाश में ही पौधे के जो अंतराकोशिक अवकाश हैं उनमें ही सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है। मेल सेक्स ऑर्गन एंथिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम कहलाता है। ऊगोनियम या अंडधानी जो होती है वो गोलाकार होती है, जबकि जो एंथिडियम या पूधानी होती है वो मुग्दराकार या क्लब शेप्ड होती है। अंडधानी में एग का निर्माण होता है और पूधानी के अंदर मेल गैमेट का निर्माण होता है और इन दोनों के फ्यूज़न से बनता है थिक वॉल्ड जायगोट जिसे कहते हैं ऊस्पोर। इस ऊस्पोर का कलर जो होता है वो गहरा पीला भूरा और मोटी भित्ति होती है और इसका डायमीटर 40 से 55 माइक्रोन होता है। ऊस्पोर की जो सतह होती है वो ट्यूबरकुलेट होती है या गुल्कीय होती है। ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे अनुकूल परिस्थितियों में और जर्मिनेशन होने से ये बाइफ्लैजिलेट, यूनिन्यूक्लिएट तथा किडनी शेप्ड जू स्पोर्स बनाएंगे। एल्बुगो के ये जू स्पोर्स जो है कुछ समय तक तैरते रहेंगे और उसके बाद ये जर्म ट्यूब के द्वारा होस्ट को पुनः इन्फेक्ट करते हैं और इनका प्रवेश होता है लीफ में उपस्थित स्टोमेटा के द्वारा।
इस प्रकार इस रोग का जो वार्षिक आवर्तन है वो ऊस्पोर्स के द्वारा ही होता है, क्योंकि ये मिट्टी और मलबे में दबे रहते हैं और जैसे ही नई फसल बोई जाती है सरसों की, ये पुनः संक्रमण कर देते हैं। तो ये कहलाएगा प्राथमिक संक्रमण। जब प्लांट पूरा डेवलप हो जाएगा उसके बाद उस प्लांट में माइसीलियम बनेगा, फिर माइसीलियम से जो स्पोरेंजिया बनेंगे, जो स्पोर्स बनेंगे, वो फिर वापस से उसी पौधे के हेल्दी पार्ट को इन्फेक्ट करेंगे, जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन या द्वितीयक संक्रमण। स्पोरेंजियम जो बनते हैं इसमें उनका जो डिस्पर्सल है वो वायु के द्वारा भी होता है और इंसेक्ट्स भी इसका प्रकीर्णन या डिस्पर्सल करते हैं। डिजीज़ मैनेजमेंट यानी इस रोग का नियंत्रण किस तरह से किया जाता है। इसके लिए डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है कि सर्टिफाइड सीड्स का प्रयोग किया जाए, यानी जो हेल्दी सीड्स हैं, प्रमाणित बीज हैं, उनका ही उपयोग किया जाए सरसों की फसल के लिए। और अगर ये लगता है कि सीड इन्फेक्टेड हो सकता है तो सीड का ट्रीटमेंट या बीज उपचार किया जाता है और इसके लिए मेटालेक्सिल फंजीसाइड का प्रयोग किया जाता है और 1 किलोग्राम सीड्स में 6 ग्राम ये फंजीसाइड यूज़ होती है। इसके अलावा खेतों में सरसों की फसल या अन्य क्रूसीफर प्लांट की फसल के अलावा जो खरपतवार हैं, वीड्स हैं, उनको भी हटा देना चाहिए, क्योंकि जो ऊस्पोर्स हैं वो इन खरपतवारों में सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं और जैसे ही सरसों की फसल उगाई जाती है तुरंत फिर ये ऊस्पोर जर्मिनेट होकर माइसीलियम बनाते हैं। इसके अलावा जो पौधे के अवशेष पार्ट हैं उनमें भी ऊस्पोर्स पाए जाते हैं या सर्वाइव करते हैं, तो उनको भी नष्ट कर देना चाहिए। और क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि आपने अगर इस साल सरसों की खेती की है तो उसमें 1 साल का गैप दे दें। उससे क्या होगा कि 1 साल का आप गैप दे दोगे तो जो उसमें सॉइल है या प्लांट डेब्रिस है या पौधे के अवशेष हैं उसमें जो ऊस्पोर्स हैं वो नष्ट हो जाएंगे 1 साल के अंदर अंदर। फिर आप तीसरे साल जब बोते हो तो इन्फेक्शन के जो अवसर हैं वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी डीप प्लफिंग करनी चाहिए, यानी सीड सोइंग से पहले उसमें गहराई तक मिट्टी को खोदना चाहिए। सोइंग जो है इसकी अर्ली करनी चाहिए, यानी जल्दी करनी चाहिए और इसके लिए जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका संतुलन होना अति आवश्यक है, क्योंकि नाइट्रोजन का अगर ज़्यादा उपयोग होता है तो ये फंजाई तेज़ी से वृद्धि करता है, इसलिए नाइट्रोजन का प्रयोग जो है वो अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और भी फंजीसाइड्स हैं, यानी कवकनाशी हैं, जिनके द्वारा एल्बुगो को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि मैनेकोजैब, डायथेन, इंडोफिल आदि। तो इन फंजीसाइड्स का अगर फसल में इन्फेक्शन हो जाता है तो इन फंजीसाइड्स का सॉल्यूशन बना के अगर हम फसल पे छिड़काव करें या स्प्रे करें तो ये फंजीसाइड जो है वो एल्बुगो को मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं। स्प्रे जो होता है फंजीसाइड्स का वो ज़्यादातर 15 डे के इंटरवल पर करना चाहिए और 3 बार करना चाहिए। इन फंजीसाइड्स के अलावा और भी फंजीसाइड्स हैं, जैसे कि फाइटोलोन, इसका 0.2% यूज़ कर सकते हैं। ब्लाइटॉक्स है, इसका भी 0.2% छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर है उसको फंजीसाइड्स के प्रयोग द्वारा स्वस्थ बीजों का उपयोग करके क्रॉप रोटेशन के द्वारा जुताई गहरे रूप से करने पर, फंजीसाइड्स का ट्रीटमेंट्स के द्वारा, प्रमाणित बीजों का उपयोग करके, इस तरह से हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर है ये ऊमाइसीटीज़ क्लास का मेंबर है और ऊमाइसीटीज़ क्लास के मेंबर्स के जो फंगस होंगे वो कैसे होंगे, साइनोसिटिंग होंगे, यानी इसमें सेप्टा नहीं होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि एल्बुगो जो है वो ऐसा फंगस है जिसके कवक जाल में सेप्टा नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये मल्टी न्यूक्लिएट या संकोशिक या साइनोसिटिक होता है।
इसकी लाइफ साइकिल में सेप्टा केवल जननांग या सेक्स ऑर्गन्स के बनने के समय ही सेप्टा इसमें दिखाई देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वाइट डस्ट ऑफ क्रूसिफर। थैंक यू।